स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग जो समझेंगे, जैसे कि फंडामेंटल का सीरीज जो मैं अभी करवा रहा हूं आपको, तो आज हम लोग बेसिकली जो करने वाले हैं वो आर्टिकल 19 को करने वाले हैं। आज आर्टिकल 19 को हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल ये हमें क्या बताने का प्रयास करता है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली क्या है आर्टिकल 19 में, ये हम समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से ये बातचीत हमारे बीच रखता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बेसिक बातें बता दूं। ये आर्टिकल 19 जो है ना, हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 3 का इससे बैकबोन डिक्लेयर किया गया है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे पार्ट 3 में जो हिस्सा भी कर रहे हैं 12 से लेकर जो 35 तक, तो फंडामेंटल राइट हम लोग कहते हैं, मूल अधिकार कहा जाता है, उसे जो है उसमें से इसको इतना ज्यादा मान्यता मिला हुआ है कि इसको रीढ़ का हड्डी डिक्लेयर किया गया है कि अगर ये ना होता तो शायद फंडामेंटल राइट होने का मतलब ही ना होता। तो ऐसी बातें यहाँ पे करता है। तो ये क्या है, इसमें किस तरह की बातचीत है, इसको डिटेल में समझने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। तो धैर्यता से जरा सुनिएगा, चीजें आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ आएगी। कुछ बेसिक बातें, ये केवल सिटीजन्स को मिला हुआ। अगर आप देखेंगे तो ये राइट केवल और केवल भारतीयों को मिला हुआ है। जो भारतीय नागरिक हैं, केवल ये अधिकार उन्हीं को दिया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो आपको देखना है कि कुछ फंडामेंटल राइट में कुछ हिस्से ऐसे हैं, फंडामेंटल राइट में कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें से कुछ जो है सिटीजन्स को भी मिला हुआ है, और सिटीजन को तो है ही फंडामेंटल राइट, साथ ही साथ कुछ फॉरेनर को भी मिला हुआ है। जैसे आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, इस तरह के आर्टिकल तो भारतीयों को तो है ही, सिटीजन को तो है ही, साथ ही साथ फॉरेनर को भी मिला हुआ है। तो ये सब आर्टिकल क्या है, आपको मैंने 14 बता दिया है। समानता के अधिकार में किस तरीके से बातचीत हमने यहाँ पे समझाई थी आपको, मैं आपको फिर से बताता हूं। हमने समानता के अधिकार को कर लिया है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो था, ये दरअसल समानता का अधिकार था, ठीक है। ये समानता का अधिकार को लेकर बात करता है, राइट टू इक्वालिटी को लेकर, जो कि मैंने बता दिया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। आज 19 से जो स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार को लेकर बातचीत हमारी यहाँ पे शुरू होगी। तो ये सब कुछ अधिकार है जो कि यहाँ पे अंग्रेज यानी कि जो विदेशियों को भी यहाँ पे क्या हुआ है, दिया गया है। तो ये सारी बातें यहाँ पे है। तो बेसिक समझेंगे ये किस तरह की बातचीत है। आपको पता होगा कि इसमें जो है काफी सारे डिबेट्स हुए कि आर्टिकल 19 का डिजाइन जो है किस तरह से होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। इसमें बहुत तरह की बहसें यहाँ पे चली, और फाइनली जो निष्कर्ष निकला वो हमारे बीच है। आज हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की बातचीत फाइनली यहाँ पे लाया गया। सबसे पहले एक हिस्सा है आर्टिकल 19 का क्लोज ए का सब क्लोज जो है, आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट का सब क्लोज ए कहता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें वाक और अभिव्यक्ति की आजादी, वाक और अभिव्यक्ति की आजादी, इस शब्द को अभी बहुत डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हम सब के लिए है, हम सब भारतीयों के लिए देखना है। आर्टिकल 19A-B कहता है कि असेंबल पीसफुली, कहीं भी आप जमा हो सकते हैं, कुछ लोगों का संघ आप ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन वहां पे जो आप जो जमा होंगे विदाउट आर्म्स, वहां पे पीसफुली शांति के साथ आपको होना है, बिना कोई हथियार के। और इस तरीके से क्या कर सकता, आप एक असेंबल तैयार कर सकते हैं। इस पे हम लोग बात करेंगे बहुत डिटेल में। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो यूनियन एंड जो है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे बनाने का अधिकार है, संघ बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, ये सारे अधिकार दिए गए। इन सब पे हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी आपको थोड़ा सा धैर्यता से सुनना पड़ेगा। अब आगे जो है ना, डी कहता है मूव फ्रीली, हम कहीं भी आना जाना कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, इसकी आजादी हमें यहाँ पे आर्टिकल क्लोज 19, ये ध्यान रखिएगा, ये जो क्लोज 19(1) का ये सब इसी का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। 91 का ये DEFG इसी का हिस्सा है। तो हम कहीं भी घूम सकते हैं, रिसाइड्स, कहीं भी बसने और सेटल होने का अधिकार हमें है। ये आर्टिकल जो है ना 19(1) का जी जो है, आर्टिकल 19(1) का जो जी है, यानी कि जो F है, उसको हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन से? तो 44th अमेंडमेंट हुआ था। कब? तो जब मोरारजी जी की सरकार थी 1978 में। तो इस समय इसको फंडामेंटल राइट से यानी मूल अधिकार से हटा के कर दिया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट केवल बना दिया गया था, जो कि अभी जो है 300A में मेंशन किया गया है। इसको हम लोग समझेंगे डिटेल में जब इस आर्टिकल को जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद जी में कहता है कि प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन को हम कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस वगैरह जो कर सकते हैं, ये सारे अधिकार जो हमें दिया गया है वो आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज जी में ये बातें लिखी गई। समझेंगे इसको, बारी बारी समझेंगे।
चलिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है, लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पे साथ ही साथ है कि जैसे यहाँ पे सारे अधिकार दिए गए ना, जैसे 19 का 1 क्लोज यहाँ पे एक कुछ बातें करता है, तो जो यहाँ पे अधिकार देता है इसके साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, कुछ बाधाएं भी। ऐसा नहीं है आपको मान लेते बोलने की आजादी तो किसी को गाली दे देंगे, ऐसी बात तो नहीं है। तो वहां पे कुछ बंधनें भी दी गई है जो कि आमतौर पे होना जरूरी है। जो भी आपको राइट्स मिलते हैं वो एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ साथ एब्सोल्यूट राइट दे दिया गया तो आपकी आजादी है, तो सामने वाले की भी तो आजादी है। इसका मतलब आप उतना ही अपने आजादी का प्रयोग करें जितना कि सामने वाले का बाधित ना हो। इसीलिए कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 19(1) का यहाँ पे बी में भी यहाँ पे ये क्लोज 2 में रखा गया है, यहाँ पे 19(3) में रखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे बी का जो है 19(4) में रखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो डी में जो है यहाँ पे 19(5) में रखा गया है, और इसी प्रकार से ई को भी जो है ना 5 में ही शामिल कर दिया गया है। और अंत में जो एफ तो हट गया है, तो जी को जो है यहाँ पे क्लोज 19 का यहाँ पे 6 में रखा गया है। इस पे हम लोग सब बात करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन किस तरीके से लगाया गया है। अगर हमें अधिकार दिया गया है तो रेस्ट्रिक्शन क्या क्या लगाए गए हैं उसको भी हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये स्पीच क्या है, यहाँ पे अगर बात करें तो क्या है स्पीच, क्या है, बोलने का अधिकार क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्लोज 19 फर्स्ट का यहाँ पे सब क्लोज ए की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, अभी इसकी बात कर रहे हैं, है ना। इसके बाद हम इन सब पे जाएंगे बारी बारी। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्पीच क्या है। तो स्पीच शब्द का मतलब यहाँ पे लिया गया है कि लिख कर, जब आप कोई बातें लिख कर या बोल कर क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। लिख कर यानी कुछ लिख के आपने मान लीजिए सरकारें कुछ गलत कर रही है, आपको लग रहा है कि सरकारें ठीक नहीं कर रही है हमारे साथ, हमारी राइट्स के अगेंस्ट कुछ काम कर रही है, तो आप बोलेंगे या तो लिख के कुछ व्यक्त करेंगे, तो उसको जिस श्रेणी में रखा जाएगा उसको बोलते हैं स्पीच, ठीक है, यानी कि बोलना। एक्सप्रेशन में क्या क्या आएगा, एक्सप्रेशन का मान लेते हैं सरकारें कुछ, जैसे वही बातें हुई कि सरकारें कुछ काम कर रही है जो कि आपको लगा कि आपके विपरीत जा रहा है, ठीक काम नहीं कर रही है, तो वैसे स्थिति मान लेते आप जो है पेंटिंग बना के उनके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। कुछ कार्टून बना दिया, फिल्म जो है, कई बार फिल्म के द्वारा भी आलोचना की जाती है। जैसे अभी आपको रिसेंट में आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है जवान। जवान मूवी जो है, जो शाहरुख खान उसमें जो है ना लीड रोल में जो उसमें भूमिका निभाए हैं, उन्होंने जो है ना समझाने का प्रयास किया कि हमारे देश में जो स्थितियां जो हमारे देश में जो है किसानों की क्या स्थिति है, किस तरीके से वो हर दिन जो है कई सारे किसान जो है अपने जिंदगी को समाप्त कर लेते हैं, उसको लेकर ठीक से बताया गया था। उसके बाद जो हेल्थ को लेकर क्या समस्या है हमारे देश में, अस्पतालों की क्या स्थिति है, इसके बारे में बहुत डिटेल में उसमें जो है ना बातें बताई गई है। तो अगर किसी का आलोचना करना हो तो फिल्म भी एक माध्यम हो सकता है, तो यह भी जो है ना अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से सोशल मीडिया, आपको पता ही है सोशल मीडिया में किस तरीके से लोग हर दिन कमेंट करते रहते हैं। लोगों जब कोई ठीक से काम ना कर रहा हो तो टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, ये सारी चीजें जो है ना एक्सप्रेशन के दायरे में आता है, ये एक्सप्रेशन के दायरे में ही इसे रखा गया है। तो अब ये बातें समझ सकते हैं। एक जब ना कई बार मामला जब पहुंचा, अलग अलग मामले में जो है ना बात निकल के आया कि क्या जो है यहाँ पे चुप रहने का अधिकार क्या यहाँ पे आर्टिकल 19 में ये कंसिडर किया जाएगा, क्या इसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इसके कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया बिल्कुल हाँ, हमें जिस तरीके से बोलने का अधिकार है उसी प्रकार से चुप रहने का भी अधिकार है। रिसेंट में अभी इसका भी आप रिसेंट में कोई उदाहरण देखना चाहें तो केजरीवाल जी जब वो जेल में थे तो उनसे जब यहाँ पे पूछताछ हो रहा था, जब इंट्रोगेट किया जा रहा था उनको, तो वो मैक्सिमम टाइम जो है माना गया कि वो साइलेंस थे, चुप थे। तो ऐसी स्थिति में यह अधिकार उनको कौन देता है, तो यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि जिस तरीके से बोलने का अधिकार है उसी प्रकार से चुप रहने का अधिकार भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। तो ये बातें यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। उसी प्रकार से तो यहाँ पे दूसरे में देखें तो दूसरों का विचार को अभिव्यक्त किया जा सकता है क्या, दूसरों के विचार को अभिव्यक्त किया जा सकता है क्या, ऐसे समझिए। मान लेते हैं कि जैसे पीएम कोई स्पीच देते हैं, कोई भाषण देते हैं, और भाषण देने के बाद क्या हुआ, उसको मीडिया ने कवर किया। अब मीडिया ने उसको कवर करने के बाद उसको ठीक से क्या किया, एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद उन्होंने पाया कि भाई यहाँ पे जो है ना जो कुछ प्रधानमंत्री कुछ बातें कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ठीक नहीं कह रहे हैं। तो वैसी स्थिति में क्या किया, उन्होंने एनालिसिस करने के बाद उसको प्रसारित कर दिया, किसमें, जनता के बीच उसे दिखाना चालू कर दिया कि प्रधानमंत्री जी ये बातें सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो जनता के हित में तो नहीं दिखती है।
तो ये जो हुआ और यहीं से खड़ा होता है प्रसारण का अधिकार। क्या हमें प्रसारण का अधिकार है? तो बोलेंगे बिल्कुल है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हम दूसरे के भी जो विचारों को भी अभिव्यक्त कर सकते हैं और यहीं से कंसेप्ट आता है प्रेस का। प्रेस फ्रीडम की जो बातें आती है ना, प्रेस फ्रीडम की, वो यहीं से आती है, क्योंकि प्रेस क्या करेगा, उसको उसके सामने वाले बातों को एनालिसिस करके वो जनता के बीच क्या करेगा, वो रखेगा। और ऐसी स्थिति में यही से बातें आती है प्रेस स्वतंत्रता की। और आपको पता है आज के डेट में प्रेस स्वतंत्रता की क्या स्थिति है, वो किसी से छुपा नहीं है। हमारी रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। ग्लोबल लेवल पे हमारी जो है रैंकिंग लगातार जमीन की ओर जा रही है, जो कि अपने आप में ये सही संकेत नहीं करता है, क्योंकि हमने प्रेस को बनाया था और हम मानते हैं कि संविधान का वो फोर्थ पिलर है। फोर्थ पिलर का क्या मतलब होता है कि संविधान के 3 हिस्से हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है ना विधायिका, यानी कि इसको बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और ये लेजिस्लेचर। लेकिन ये चौथा हिस्सा माना जाता है, इसको फोर्थ पिलर माना जाता है मीडिया को, आपको पता है। तो लेकिन अगर फोर्थ पिलर हमारा जो है ना कमजोर होता हुआ दिख रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। तो ऐसी स्थिति में जो है मीडिया की बातें आए दिन होती रहती है, क्योंकि मीडिया की स्वतंत्रता यहां पे कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन ये निहित है कि आप जब दूसरे के व्यक्ति को अभिव्यक्त करते हैं, दूसरे के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, उसमें तो प्रेस तो आ ही जाएगा, मीडिया तो आ ही जाएगा। वो क्या काम करता है, दूसरे के बातों को क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है। जब कोई ऐसी समस्याएं समाज में चल रही हो, उसको दिखाने का काम करता है। आए दिन टेलीविजन इसका काम करता है कि समाज में जिस तरीके से वहां पे बुराइयां हैं, उसको दिखाने का काम करता है, अभिव्यक्त करता है, ताकि लोगों के बीच जाए वो। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके भी अधिकार यहाँ पे माने जाते हैं। प्रसारण का अधिकार में यहाँ पे मोनोपोली नहीं होगी। कहा गया है कि मान लेते हैं कोई मीडिया है जो कि क्या करता है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे नेशनल टेलीविजन भी हमारे पास है, तो नेशनल जो टीवी है हमारे पास, तो उसमें भी जैसे कि संसद जो है, संसद की अपनी टीवी है ना, जिसको बोलते हैं संसद टीवी, तो संसद टीवी मान लेते हैं सरकार के, मान लेते हैं कंट्रोल में है। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे केवल सरकारों का जो है यहाँ पे चैनल नहीं होगा, केवल जो है सरकार प्रसारण को लेकर केवल मोनोपोली सरकार की नहीं होगी, साथ साथ में यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने चैनल को स्टैब्लिश कर सकते हैं और लोगों के बीच खबरें पहुंचा सकते हैं। यह बातें यहाँ पे स्पष्ट की जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो कहा गया क्या, कमर्शियल एड, तो क्या कमर्शियल एडवर्टीजमेंट भी क्या इसके अंतर्गत माना जाएगा? जो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट है, तो क्या इसके अंदर इसको रखा जा सकता है? तो बोला गया हाँ बिल्कुल भी इसको भी रखा जा सकता है। जब मामले अलग अलग जब आए यहाँ पे, तो यहाँ पे कमर्शियल एड को लेकर जब बातें आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कमर्शियल एड को भी हम मानेंगे फंडामेंटल राइट के हिस्से में ये आएगा, ये यानी कि 19 के अंतर्गत इसको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ बाधाएं हैं। बाधाएं ये है कि कोई ऐसा जो है ऐड नहीं चलाया जाएगा जो कि समाज के हित में ना हो, समाज को नुकसान पहुंचाता हो, ऐसा ऐड नहीं चलेगा। जैसे आमतौर पे आप देखते होंगे कि अभी रिसेंट में जो है ना काफी ज्यादा चर्चित रहता है ये जो पान मसाला है, जो अजय देवगन जैसे लोग जो है इसमें कई सारे अभिनेता जो है इसमें परफॉर्म करते हैं, तो उसमें कहा गया पान मसाला जो है ना वो बेचने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि वो अपने तरीके से पान मसाले का ऐड करते हैं, लेकिन दरअसल होता क्या है, वो गुटखा होता है जो लोगों के लिए नुकसानदायक है। लेकिन पान मसाला शब्द बोल के क्या करते हैं, वो बेचने का प्रयास करते हैं। दाने दाने में केसर का दाम, इस तरह के सब वीडियो जो सुने होंगे या इस तरह के जो ऐड आप देखते हैं, दरअसल रेस्ट्रिक्शन को लेकर इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आप कमर्शियल ऐड करेंगे, व्यवसायिक जो है विज्ञापन करेंगे, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कोई ऐसे विज्ञापन ना हो जो समाज को हानि पहुंचाता हो। तो यह बातें यहाँ पे कही गई है। इसके बाद आता है क्या जानने का अधिकार भी इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा? तो बोला हाँ बिल्कुल, जानने का अधिकार, चूंकि हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक लोगों को पूछेंगे कैसे? सरकार से सवाल तो तभी करेंगे ना जब यहाँ पे हम जान पाएंगे सरकारें क्या कर रही है। जब हमें मीडिया दिखाएगा कि सरकारें देखो यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं कर रही है, वहां पे अच्छा नहीं कर रही है, तो जब वो खबरें हमारे बीच आएगी तभी तो उसका प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए जानने का अधिकार भी जो है इसी के अंतर्गत आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही कंसीडर कर दिया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और साथ ही साथ अब देखेंगे इसके प्रॉपर रूप से इसके लिए कानून बन गया हमारे पास 2005 में, आरटीआई जिसको लोग बोलते हैं, आरटीआई एक्ट जो है 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसमें इस अधिकार को जो है ना कंसीडर कर दिया गया और बहुत डिटेल में समझाया गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन हम सब के लिए कितना जरूरी है। हम डिटेल में इसके बारे में कभी वीडियो लाएंगे राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर, तब समझने का प्रयास करेंगे दरअसल हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो उम्मीद करते हैं आज ये आपको बातें स्पष्ट समझ आ रही होगी कि किस तरीके से हमें जो है ये राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू स्पीच में कितनी तरह की बातें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी हमें समझाने का प्रयास करता है। संविधान में जो बातें मेंशन है और बावजूद जब कोर्ट में मामला पहुंचा अलग अलग तरह का और उसमें व्याख्या दिया ये सुप्रीम कोर्ट ने कि यह सब भी कंसीडर किया जाएगा, ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं यह सब भी कंसीडर किया जाएगा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के भीतर, यह सारे पॉइंट भी देखे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के हिस्से में, आज के पार्ट में ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से बातचीत यहाँ पे करने का प्रयास करता है। तो बाकी हम लोग इसके सेकंड पार्ट में इसके बाकी के हिस्सों को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें जैसे आर्टिकल 19(1) का क्लोज अभी फर्स्ट ये देख रहे थे, तो यहाँ पे जब क्लोज फर्स्ट देख रहे थे तो इसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, इसके रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है, बंधन क्या क्या है, इसके बंधन को और बाकी सारे जो हिस्से बच गए आर्टिकल के उसको भी जो हम लोग इसके बाद की वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। चलिए जल्द ही मिलते हैं अन्य वीडियो में इसके बाद के हिस्से को लेकर, तब तक थैंक यू सो मच।